नमस्कार, संसद टीवी के खास कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और लॉ मेकर्स की इस खास कड़ी में आज बात होगी भारतीय संसद में सांसदों की महती भूमिका को लेकर। हम बात करेंगे कि किस तरह से जो पहर हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उन दोनों में क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, स्पेशल मेंशन कितना इंपॉर्टेंट इशू होता है, किस तरह से विधेयक कानून का रूप लेते हैं, बात इस पर भी करेंगे। और साथ में सांसदों की पार्लियामेंट जो कमेटी होती है उसमें किस तरह की भूमिका होती है और सांसदों को जो मिले विशेषाधिकार हैं वो किस तरह के हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी जी मौजूद हैं। काफ़ी वरिष्ठ सांसद हैं, प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी की और साथ में आईपीयू की सदस्य भी हैं। हम सीधे इन मसलों पर बात करते हैं और समझते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है लॉ मेकर्स का कानून के रूप में प्रतिपादन कराने। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी। बहुत धन्यवाद। मैम, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है द लॉ मेकर्स, लॉ मेकर्स मतलब भारतीय संसद में एक सांसद जब आता है तो कानून बनाने में उसकी अहम भूमिका होती है और उसके कई सारे पहलू हो सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि किस तरह से देखते हैं एक सांसद के कार्य को भारतीय संसद में? मैं कहूँगी कि सांसद का पद संवैधानिक पद है और सांसद से दो अपेक्षाएं की जाती हैं। सही लोक नीति का प्रणयन हो और दूसरी बात, लोगों के साथ रहकर लोगों की सेवा हो। तो मुझे लगता है कि जितने भी कार्य कोई भी सांसद करते हैं इन दो शब्दों की परिधि के अंदर करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी नीतियों का प्रणयन हो, ऐसी नीति बने जिसे हम स्कीम फॉर्मुलेशन कहते हैं अंग्रेज़ी में, ऐसी नीति हो जिनका सकारात्मक प्रभाव भारत देश के लोगों पर पड़े और भारत देश के लोग लाभान्वित हों। अगर उन नीतियों का सही कार्यान्वयन हुआ तो भारत देश के लोग लाभान्वित हों। और इसलिए ज़रूरी है कि ज़मीन से जुड़ी हुई नीतियाँ हों, सही तरीके से बनी हुई नीतियाँ हों और दूरदर्शिता दर्शाने वाली नीतियाँ हों। तो उसमें जो सांसद की भूमिका, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह देश की सबसे बड़ी पंचायत है और मैं कहूँगी कि इस पंचायत में हमें नीतियों को समर्थन देना पड़ता है या नीतियों का विरोध करना पड़ता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूँ, मैं सरकार की तरफ से हूँ। तो सरकार जब नीतियाँ लाती हैं तो मुझे बहुत ढंग से उसे समझना पड़ता है और ऐसा नहीं है कि मैं अपना विरोध प्रदर्शन अपने तरीके से न करूं। मैं करती हूं, मैंने सुझाव भी दिए हैं, इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी भी है, उसमें भी हम सुझाव देते हैं। तो ये तो हुई संसद की बात। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत अहम सवाल आपने किया और बड़ी अहम भूमिका किसी भी सांसद की है, लोक नीति का सही प्रणयन। बड़ी भूमिका है किसी भी सांसद की लोक नीति को आगे बढ़ाने के लिए। और आप लोकसभा से चुनकर आती हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का एक बड़ा फोकस रहता है संसद में गतिरोध कम हो और संसद सुचारू रूप से कार्य करे और खासकर क्वेश्चन आवर को लेके, प्रश्नकाल को लेके वो काफ़ी संजीदा रहते हैं। उनका मानना है कि प्रश्नकाल चले। एक सांसद के तौर पे आप कैसे देखती हैं, कितना इम्पोर्टेंट पहर है प्रश्नकाल? देखिए, दो एस्पेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं कहूँगी। पहला है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में हम स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चंस हमारे लगते हैं और हम लगातार उसे देते रहते हैं। ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, किसी भी तरह की फेवरेटिज्म नहीं होती है, पक्षपात की नीति का अवलंबन नहीं होता है और ऑनलाइन सिस्टम में जिसका प्रश्न आया, जो स्टार्ट हुआ या अनस्टार्ट हुआ, वो निश्चित तौर पर पूछा जाता है। और उसका भी एक तरीका है, जब हम स्टार्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें संसद में, लोकसभा में खड़े होकर पूछना पड़ता है और जो भी संपृक्त मंत्री हैं वो उसका संतोषजनक जवाब देते हैं और उसके बाद वो जो हमारे सांसद बंधु हैं उन्हें दो प्रश्न करने का भी हक है, अधिकार है। तो ये तो रहा स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चंस की बात। और एक मैं कहूँ कि एक बहुत ही अच्छा पक्ष मैं देखती हूँ 17वीं लोकसभा में, जैसा कि मेरे सहकर्मियों ने कहा कि पहले ऐसा नहीं था और अभी है। 17वीं लोकसभा में ये जो जीरो आवर है,
ज़ीरो आर को बहुत ज़्यादा गुरुत्व दिया जाता है और ज़ीरो आर में अगर हमारे 30 लोग लिस्टेड हैं या 20 लोग लिस्टेड हैं तो उसके अलावा भी अगर समय मिलता है तो जो भी सांसद पूछना चाहते हैं अपने राज्य अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न तो उन्हें अनुमति मिलती है। मैंने तो बहुत सारे प्रश्न ज़ीरो आर में किए हैं। और तीसरा मैं कह दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ स्पेशल मेंशन, रूल 377 के अंतर्गत भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका कि लिखित आकार में मंत्रालय से जवाब मिलता है। हम कानून बनाने में एक सांसद की बहुत अहम भूमिका है, प्रश्नकाल, जीरो आर और स्पेशल मेंशन की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मैम पार्लियामेंट कमेटी की। इसको एक मिनी पार्लियामेंट के तौर पे कहा जाता है और कहा यह भी जाता है कि साल भर कमेटी काम करती है और जो कानून बनते हैं, अगर कानून किसी भी विधेयक को रिकमेंड किया गया कमेटी के पास तो वो अपनी रिकमेंडेशन देती है और उसके बाद टेबल होने का तो कानून की शक्ल लेती है। कितना इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट कमेटी, पहला। और दूसरा, आप किन पार्लियामेंट कमेटी में हैं, उन कमेटियों में आपके दिए गए सुझाव कितने अहम रहे कानून के बनने के बाद? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं 3 कमेटियों में हूँ। एक हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जो अब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो गया है, उस मंत्रालय की कमेटी में हूँ। और दूसरा मैं कह दूं कि जॉइंट कमेटी ऑन एथिक्स और जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट, इन तीनों कमेटियों में हूँ। मैं चेष्टा करती हूँ कि कमेटी की जितनी भी मीटिंग्स होती है उसमें मैं उपस्थित रहूँ। संसदीय क्षेत्र में बहुत काम रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी मेरा एक बहुत बड़ा काम है, मेरे जॉब चार्ट में एक बहुत अहम स्थान रखता है। तो मैं हर एक समिति की मीटिंग में आना चाहती हूं। जैसा कि आपने सही कहा, ये एक मिनी पार्लियामेंट है, मिनी लोकसभा अगर मैं कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी। और इसमें हम जो भी मंत्रालय है, मंत्रालय की तरफ से जितने भी बातें कही जाती हैं, रखी जाती है, हम उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं और हम पूछते हैं। मैंने हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में बहुत सारे प्रश्न किए हैं और बड़ा संतोषजनक उत्तर भी मिलता है। और जहाँ नहीं मिलता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है या समूह होता है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्रीडम का एहसास होता है, ज़्यादा स्वतंत्रता का एहसास होता है और यहाँ पर हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। इसके अलावा जब कमेटी की हम बात कर रहे हैं तो कमेटी से जुड़े हुए हैं विधेयक। संसद में विधेयक आते हैं, बनते हैं, पास होते हैं, दोनों सदनों से पास होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं और उसके बाद वो कानून का शक्ल लेते हैं। ऑनरेबल एमपी के तौर पे, एक सांसद के तौर पे, आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, तो मेरे 2 जुड़े सवाल, किस तरह से विधेयक आके कानून का रूप लेते हैं, पहला। और इन 9 सालों में, अगर मोदी सरकार के 9 सालों की बात करें तो 9 सालों में से कौन से ऐसे बिल भारतीय संसद से पास हुए जिसका आज एक बहुत बड़ी भूमिका है भारत देश में? बहुत अच्छा प्रश्न फिर से। देखिए, मैं 2019 से अभी तक 4 सालों से सांसद हूँ और मैं कह दूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिल इन 9 वर्षों में 2014 से अभी तक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार की तरफ से पारित किए गए हैं। और सरकार के जो मंत्रीगण हैं वो बिल लाते हैं और बिल पर डिबेट होता है और डिबेट के बाद फिर समर्थन लिया जाता है और उसके बाद हम उसे पास करते हैं, पारित करते हैं। लोकसभा में होता है, फिर राज्यसभा में होता है और उसके बाद जैसा कि आपने कहा राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए जाता है। तो मैं कह दूं कि बहुत ही दूरगामी प्रभाव वाले कुछ बिल हैं। मैं अपने को खुशनसीब समझती हूं कि इस वक्त मैं सांसद हूं जब देश एक बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रहा है, मैं डिफाइनिंग मोमेंट कहूंगी। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी इंडिया टुडे के कन्क्लेव में कहा, द इंडिया मोमेंट, ये इंडिया का मोमेंट है, विश्व में इंडिया का मोमेंट है, भारत का क्षण है। तो इस समय मैं संसद की सदस्य हूँ और मैं कह दूं कि 2019 से अभी तक मुझे सबसे अच्छा अगर मैं कहूं बिल लगा तो वो था ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक बिल के समय मुझे बोलने का भी बहुत मौका मिला, तो मैंने करीबन 25 मिनट तक समर्थन में कहा कि ट्रिपल तलाक का विरोध होना चाहिए और ट्रिपल तलाक को बंद करना चाहिए। और मेरी खुशकिस्मती है कि उसके बाद सब लोगों ने अपने मत दिए और जैसा कि आप जानते हैं बिल पास हुआ और हमारी मुस्लिम बहनों को बहुत राहत मिली है। और दूसरा, ये बहुत ही मैं कहूँगी अच्छा पदक्षेप था हमारी मोदी सरकार का नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी सुरक्षा के लिए और नारी के सम्मान के लिए। और फिर दूसरा मैं कह दूं कि ये जो आर्टिकल 370, हाँ 370 और 35A को हमने विदाई दी, तो वो जो माहौल था वो कभी भूल नहीं पाऊंगी। बहुत हंगामा हुआ, जम्मू कश्मीर को लेकर यह था।
हमारा ये कहना था, सरकार का ये कहना था, मंत्रालय का ये कहना था, हम सांसदों का ये कहना था, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का, कि एक विधान, एक प्रधान और एक निशान हमारे देश में हो। जम्मू कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग है, तो जम्मू कश्मीर में वही सब नीति, नियम, कानून लागू हों जो देश के अन्य भागों में है। तो इसकी वजह से हमें 370 और 35A को विदाई देनी पड़ी और बहुत ही मैं कहूँगी वाद विवाद हुए और अंत में इसे पारित कर किया गया। तो मुझे लगता है ये सब बड़े ही लैंडमार्क बिल्स अगर मैं कहूँ तो अत्युक्ति नहीं होगी। और उसके बाद ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल पर भी मैंने बहुत कहा था। मैम, एक अहम बिल जीएसटी का भी माना जा सकता है, ऐतिहासिक बिल था। आधी रात तक भारतीय संसद बैठी और कानून का रूप दिया। कितना अहम बिल था ये जीएसटी वाला? बहुत महत्वपूर्ण बिल था और जैसा कि आपने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का एक ऐतिहासिक कदम। सेंट्रल टैक्सेस लिए जाते थे, स्टेट टैक्सेस लिए जाते थे और इसमें बहुत कन्फ्यूजन था। और बड़ी बात है कि जब आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री जी ने 26 मई 2014 इस देश का कार्यभार प्रधानमंत्री के तौर पर संभाला था, तो उन्होंने कहा था मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो भ्रष्टाचार का उन्मूलन उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसी विषय को लेकर, उसी मुद्दे को लेकर यह सरकार आगे बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बिखराव था इस टैक्स कलेक्शन में, इसकी वजह से पूरे देश में भ्रष्टाचार का माहौल था। तो दुर्नीति को बंद करने के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जो जिस तरह के चेंजेस लाए गए, हम सबको पता है कि अब ऐसी स्थिति है कि चोरी बंद हो गई है। और मैं कह दूं कि एक महीने में करीबन 1.5 लाख करोड़ फरवरी महीने का, इस फरवरी महीने का मैं आपको डेटा दे रही हूँ, 1.49 लाख करोड़ कलेक्शन हुए हैं। तो 1.5 लाख करोड़ कलेक्शन चल रहा है, जो ऐसा कभी नहीं होता था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा राजकोष भी फ़ायदा पा रहा है और इसके अलावा ये जो एक भ्रष्टाचार था उसमें बहुत कमी आई है। तो यह एक ऐतिहासिक पदक्षेप था। और जैसा कि हमें पता है, देखिए, जब हम अच्छा काम करते हैं तो विरोध होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हर एक सकारात्मक क्रिया के बाद नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है और आई थिंक ये तो आइजैक न्यूटन का लॉ ही है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, क्रिया के बाद प्रतिक्रिया। तो जब ये हुआ था तो मुझे याद है, ट्रिपल तलाक हो या फिर जीएसटी की बात हम कहें या फिर हम आर्टिकल 370 35A की बात कहें, घमासान युद्ध हुआ और जो लोग हैं जिनकी अपने स्वार्थ हैं उन्होंने बड़ा विरोध किया था। लेकिन देखिए, सत्यमेव जयते। मैम, जहां हमने बात की नरेंद्र मोदी सरकार के बड़े बिलों की, इसमें एक बात करना बहुत अहम है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को आज न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। चाहे यूएन में हम बात करें विश्व योग दिवस की, और अभी हमें G20 की प्रेसिडेंसी मिली है उसकी, या फिर 2023 में भारत के प्रस्ताव पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर मिलेट्स ईयर मनाने का एक प्रावधान किया गया, जिसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम वर्ष भर आयोजित किए जा रहे हैं। अभी पूसा रोड में एक एग्जीबिशन भी लगाया गया। कितना बड़ा गर्व का पल है ये। मैंने देखिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूँगी कि भारत देश के लिए और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति सम्मान सारे देशों का बढ़ा है। और मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसमें 178 देश हैं, मेंबर्स हैं, उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी में हूँ और भारत का प्रतिनिधित्व करती हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले बहरीन में हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग हुई थी, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की एग्जीक्यूटिव बॉडी की। और जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि भारत के प्रतिनिधि होने के नाते जो भी बातें भारत की तरफ से हम कह रहे थे उस पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा था, हमें बड़ा गुरुत्व मिल रहा था। और कहीं ना कहीं यह गुरुत्व इसलिए मिल रहा था कि हम विश्व में, हमने भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनाया है इन 9 वर्षों में। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहीं ना कहीं राजनीति और राजनीतिज्ञों की परिभाषा को भी परिवर्तित करने का काम किया है। और मैं कह दूं कि बड़े ही सम्मान के साथ प्रधानमंत्री जी का नाम विश्व पटल पर या विश्व के फोरम पर लिया जाता है और उनकी बातों को, उनके दृष्टिकोण को गुरुत्व दिया जाता है। देखिए, हमारे पास उदाहरण है, जैसा कि आपने अभी कहा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। और ऐसा है कि यूएन ने इसे घोषित किया और देश के कोने कोने में, विदेशों में ये चलता रहता है। दूसरा मैं कह दूं, और उसके अलावा मैं कहूं, अभी श्री अन्न दिवस की, श्री अन्न वर्ष की बात हो रही है, इसे भी अंतर्जातीय राष्ट्रीय संघ ने ही घोषित किया है।
तो मैं कह दूं कि ये प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव पर ही ऐसा किया गया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है, देखिए अभी जॉर्जिया मिलोनी आई थी, इटली की प्राइम मिनिस्टर, अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ हैं। हर जगह जो भी देश के बड़े बड़े नेता आते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण, उनकी मानसिकता और इन सब के विषय में बात करते हैं। और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, उदाहरण दे दूँ। अभी जैसा कि मैंने कहा, मैं बहरीन में थी और वहाँ के स्पीकर साहब, जिम्बाब्वे के स्पीकर साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो जिम्बाब्वे के स्पीकर साहब ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ कि 140 करोड़ लोगों के देश को इस तरह से कोई एक व्यक्ति संभाल सकते हैं। देखिए कितना बड़ा ये सर्टिफिकेट था। हमारे प्रधानमंत्री जी विविधताओं से भरा यह देश है। 140 करोड़ लोग हैं, तरह तरह की बातें, तरह तरह के धर्म, जाति, इच्छाएं, मानसिकता, लेकिन सबको दिशा देने का काम प्रधानमंत्री जी ने बखूबी किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं देश के नागरिक के हिसाब से कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। तो ये एक बहुत अहम क्षण है विश्व के पटल पर, और भारत देश, मैं कहूँ कि विश्व के अधिकांश देशों को दिशा निर्देशन दे रहा है। मैम, अब एक अहम बात करेंगे लॉ मेकर के तौर पे, जिस तरह से आप लोग काम करते हैं, और चूंकि आप लोकसभा से चुन के आती हैं उड़ीसा से, कौन से ऐसे बड़े मुद्दे जो आपने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए किए, वो चाहे 0 आवर्स में, क्वेश्चन आवर में, या आपकी कौन सी जनता की ऐसी अपेक्षा जो लैंडमार्क साबित हुआ आपके क्षेत्र के लिए? देखिए, दो बातें होती हैं। पहले तो कि जितने भी मुद्दे होते हैं विकास के मुद्दे, देखिए हमें पता है कि हम विकास के एजेंडा को लेकर ही लोगों के पास जाते हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें सिखाया है। तो मैं कह दूं एक बात कि विकास के कितने अधिक कार्य हों, इसे देखना मेरा काम है। तो वो विभिन्न मंत्रालयों से मेरी बात होती रहती है, सारे सांसदों की बात होती है, वो तो एक तरफ है। संसद की बात मैं कह दूं, आप कोई भी मुद्दे को बाहर में उठाएं और संसद के भीतर उठाएं, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। मैंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, दो मुद्दे मैंने उठाए हैं और जिसका मुझे बड़ा सकारात्मक नतीजा भी मिला। पहला मुद्दा था, आप जानते हैं कि पुरी में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो ASI का एक एक्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का एक एक्ट है, नियम है कि 100 मीटर के अंदर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सकता, निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन उड़ीसा की सरकार, बीजू जनता दल की सरकार वहाँ निर्माण कार्य कर रही थी, जो आइन का, जो नियम का उल्लंघन कर रहा था, एक्ट का उल्लंघन कर रहा था। मैंने बहुत सारी चिट्ठी लिखी, मैंने बहुत सारी बातें कही, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उड़ीसा में किया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन उसी बात को मैंने लोकसभा में एक दिन उठाया और मैं आपको बताऊं कि उसके बाद ऐसा नतीजा हुआ कि वो काम बंद हो गया और वहाँ उड़ीसा राज्य में बड़ा हंगामा हुआ इस बात को लेकर। और क्योंकि इसे लोकसभा में उठाया गया था और पूरे देश ने इसे देखा और इस पर गुरुत्व दिया गया, तो उड़ीसा की सरकार ने इसे बंद किया और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि ये गलत काम था। एक तो ये। दूसरा, मेरे संसदीय क्षेत्र में बालू का चलान हो रहा। बालू का चलान मतलब वो जो जहाँ पर ऑक्शन नहीं हुए हैं वहाँ भी बालू उठाया जा रहा है और अनैतिक तरीके से बालू उठाया जाता है। तो इस बात की भी मैंने चर्चा बहुत जगहों पर की थी, लेकिन कुछ फल नहीं मिला था। और जब मैंने संसद में कहा, लोकसभा में खड़े होकर कहा, तो उसके दूसरे दिन से वहाँ अनैतिक तरीके से बालू उठना बंद हो गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, संसद सबसे बड़ी पंचायत है, देश की पंचायत, और यहाँ जो सांसद हैं वो करीबन 20 लाख, एक संसदीय क्षेत्र में औसतन 20 लाख लोग रहते हैं। 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने अपने संसदीय क्षेत्र की तरफ से चुन कर आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बड़ी पंचायत में अगर हम कोई बात रखते हैं तो इसका बड़ा महत्व होता है और हमें महत्व दिया भी जाता है, लोग भी देखते हैं। लगातार लोकसभा टीवी को मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी। हर जगह मेरे संसदीय क्षेत्र में, भुवनेश्वर में, लोग देखते हैं और सराहते हैं कि उनकी बातों को लोकसभा में रखा गया। तो मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, आपकी टीम को धन्यवाद देती हूँ। मैम, एक अंतिम प्रश्न है। हर एक के जीवन में, चाहे वो राजनीतिक जीवन, आप राजनीति से आती हैं, राजनीतिक जीवन या सार्वजनिक जीवन, कोई ना कोई प्रेरणा जरूर रहती है, प्रेरणादायी व्यक्तित्व जरूर रहता है। अगर मैं आपकी बात करूँ, इटसेल्फ अपराजिता सारंगी जी की बात करूँ, तो उनके जीवन का अगर प्रेरणा किससे पाती हैं आप? माँ, पिता, या
अध्यापक, कोई भी जो आपके जीवन में प्रेरणादायी व्यक्तित्व रहा है? देखिए, दो प्रेरणा के स्रोत मेरे जीवन में हैं। एक मेरे पिताजी, और उनकी वजह से मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ पाई, और उनका बड़ा सपोर्ट था, बड़ी प्रेरणा थी। और उसके बाद जब से मैं 4 वर्ष हुआ मैं राजनीति में हूँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी को तिलांजलि देकर मैं यहाँ आई। और मैं कह दूँ कि यहाँ मैं आई हूँ, इस पार्टी में आई हूँ और इस सांसद बनी हूँ क्योंकि हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मेरे जीवन में मेरे पिता और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये 2 प्रेरणा के स्रोत रहे। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही गंभीर तरीके से और बहुत ही मजबूती के साथ न सिर्फ हमें ये बताया कि संसद में सांसदों का क्या रोल होता है, बल्कि सांसदों की कितनी महती एक भूमिका होती है विधेयक को बनाने से लेके विधेयक को पास करने में। साथ में संसद में संवाद ही संसद को चलाने का एक तरीका है जिससे जो जनता की अपेक्षा है वो भी पूरी की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका, अपने समय हमें दिया मैम। थैंक यू। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ सांसद अपराजिता सारंगी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संसद में संवाद होगा तभी मुद्दों का हल निकलेगा। और एज एन लॉ मेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि पार्लियामेंट कमेटी में जिस तरह से सांसद का एक रोल रहता है विधेयक को बनाने से लेके और विधेयक को पारित कराने तक, और उसमें जो सांसद की रिकमेंडेशन होती है एक बहुत अहम होती है। और उन्होंने साथ में कहा प्रश्न आर और क्वेश्चन आर और 0R एक अहम पहर होता है भारतीय संसद में। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि लॉ मेकर की इस कड़ी में हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय संसद किस तरह से कार्य करती है और सांसदों की क्या भूमिका होती है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और माननीय सांसद के साथ आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।